प्यारे बच्चों, हम लोग इकाई 4 में रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले हम लोग अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग इस पाठ का अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जहाँ तक अभिक्रिया की आणविकता की बात होती है तो देखो, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको गर्म किया जाएगा यानी ताप दिया जाएगा तो यह विघटित होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यहाँ पे हमको अध्ययन करना है अभिक्रिया की आणविकता। तो इसकी परिभाषा होगी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। क्या बताएं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। तो यहाँ पे अभिकारक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यह आपका है अभिकारक। हमने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की कुल संख्या कितनी है? 1। कैसे पता चला कि इसकी संख्या 1 है? कोई भी यौगिक होता है, उस यौगिक के सामने जितनी संख्या लिखी जाती है, जैसे यहाँ हमने 2 लिख दिया तो यह कितनी होगी संख्या? 2। जैसे हमने यहाँ 3 लिख दिया, कितनी होगी संख्या? 3। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसको हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की आणविकता कितनी हुई? 1। यह इसकी आणविकता 1 है। इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 1 है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि आणविकता कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार। अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार यानी अणुओं या मोलों की संख्या के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता निम्न प्रकार होती है। अभिकारकों की संख्या के आधार पर, जो उसकी अभिकारकों की संख्या है उसमें कितने मोलों की संख्या है, उसके आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। पहला है एकाण्विक अभिक्रिया। पहला है अभिक्रिया की आणविकता एकाण्विक अभिक्रिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुओं या मोलों की संख्या क्या हो? 1 हो। अणुओं या मोलों की संख्या कितनी हो? 1 हो। तो उसकी आणविकता क्या होगी? 1 होगी। जैसे MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या कितनी? 1। तो जब इसके अणुओं की संख्या 1 है, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या उसकी क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है।
तो यहाँ पे एकाण्विक अभिक्रिया है, तो एकाण्विक अभिक्रिया में यहाँ पे अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो इसकी आणविकता क्या होगी? आणविकता बराबर 1। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एकाण्विक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा है द्विआण्विक अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। द्विआण्विक अभिक्रिया। अब यहाँ पे परिभाषा होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी आणविकता 2 हो। कितनी हो? 2 हो। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। जिसकी आणविकता कितनी हो? 2 हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जैसे H2 + I2 = 2HI। हमेशा हम लोगों को किसको देखना है? अभिकारक को। किसको देखना है? अभिकारक को, क्योंकि परिभाषा में हम लोग पढ़े हैं कि अभिकारकों के अणुओं की संख्या। उत्पाद से हमको मतलब नहीं है। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में केवल हमको क्या देखना है? अभिकारक। तो यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 1, दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें 2 अभिकारक हैं, दोनों के अणुओं की संख्या 1-1 है, तो इसकी आणविकता दोनों मिला करके कितनी हो जाएगी? 2। आणविकता बराबर 2। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। इसकी आणविकता 2 है। तीसरा है इसमें त्रिआण्विक अभिक्रिया। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 3 हो। क्या हो? 3 हो। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। यानी अभिकारक के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी हो? 3 हो। जैसे 2NO + O2, 2NO + O2, ये दोनों अभिकारक हैं। ये भी अभिकारक है, दोनों अभिकारक हैं। और दोनों अभिकारकों में यहाँ पे मोलों की संख्या 2 है, यहाँ पे मोलों की संख्या 1 हो। लेकिन हमने बताया कि समीकरण क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। केवल अभिकारक से हमको मतलब नहीं है। तो यह संतुलित होगा, तो यहाँ पे आएगा 2NO2। अब यहाँ पे 2 अभिकारक और यह 1 अभिकारक, दोनों मिलकर के हो जाएंगे 3। अतः इस अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी। आणविकता बराबर 3। चौथा है आपका चतुआण्विक अभिक्रिया। इस टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अतः वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी आणविकता कितनी हो? 4 हो। एक आणविक अभिक्रिया में आणविकता 1, द्विआण्विक अभिक्रिया में आणविकता 2, त्रिआण्विक अभिक्रिया की आणविकता 3, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या 3,
और चतु आणविक अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। तो वह आपकी जो है चतु आणविक अभिक्रिया कही जाएगी। यानी उसमें जितने अभिकारक भाग लेंगे उसकी आणविकता कितनी होगी? 4 होगी। 4 उसमें अणु उस पर उपस्थित होंगे। जैसे इसका उदाहरण देख लो, N2 + 3H2 आ जाएगा आपका 2NH3। अमोनिया का निर्माण होता है, एक अणु नाइट्रोजन का, 3 अणु हाइड्रोजन का मिलता है तो एक अमोनिया का अणु बनता है 2। इसकी आणविकता कितनी होगी? 3 1 4। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4। तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी चतु आणविक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगली हेडिंग हम लोगों की है अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में मुख्य अंतर यही है कि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है उसके अणुओं या मोलों की कुल संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है वह उन अभिकारक अणुओं की मोलों की संख्या पर निर्भर करती है जिसके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। वहाँ पे आणविकता में केवल उसकी संख्या पर निर्भर था, उसकी संख्या पर निर्भर था। यहाँ पर क्या रहेगा? जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु रहेंगे अगर उसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा। ठीक, अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो हो रहा है तो वह उसकी कोटि कहलाएगी और नहीं हो रहा है तो कोटि नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तन पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आणविकता में क्या था? जितनी उसमें अणुओं या मोलों की संख्या थी वह उसकी क्या थी? आणविकता थी। जैसे आप देख लें, हमने उसी जगह दिया था अभिक्रिया आपको H2 + I2 = 2HI। यहाँ पर आणविकता हमने बताया था 2, यही बताया था। लेकिन इसी अभिक्रिया की कोटि अगर हमको ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? कोटि। तो कोटि इसकी क्या हो जाएगी? H2 + I2 = 2HI। यहाँ पर जितनी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, गैसीय रासायनिक अभिक्रियाएं, तो जितनी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक पदार्थों के सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। यानी इन दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता हम परिवर्तित करेंगे तो इसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने परिभाषा पढ़ा था कि अभिक्रियाओं की सांद्रता परिवर्तन से वेग परिवर्तित होता है तो वही उसकी कोटि कहलाती है। और जब वेग ही नहीं परिवर्तित होगा तो कोटि क्या हो जाएगी? सुन, अगर इसमें या तो H2 का बदलता या तो I2 का बदलता या दोनों का बदलता, ठीक, यदि H2 का बदलता I2 का नहीं बदलता
तो H2 का बदलता तो इसकी संख्या 1 है तो इसकी कोटि 1 हो जाती। H2 का भी बदलने से होता परिवर्तन और I2 को भी बदलने से होता परिवर्तन तो इसकी कोटि 2 हो जाती। जब इसके परिवर्तन से वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसकी कोटि क्या होगी? 0 होगी। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता है उसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इस आधार पे शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी और तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार की कोटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार की होती है। पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चौथा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो आपको पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ है उस पाठ्यक्रम में केवल हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। इसमें केवल हम लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग इसके पहले थोड़ा सा पढ़े थे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभी हमने बताया था कि यदि अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता हम परिवर्तित कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण वहाँ पे लिए थे, जैसे कह सकते हैं आप N2 + 3H2 = 2NH3। तो हम बताए थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को अगर समझना है, जानना है, क्योंकि रिएक्शन से हमको पता नहीं चलेगा कि शून्य कोटि का है कि प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है कि तृतीय कोटि का, क्योंकि रसायन विज्ञान में जब तक हम प्रायोगिक किसी चीज़ का गणना नहीं करते तब तक हमको पता नहीं चलता है कि ये कैसी अभिक्रिया है। देख करके हमको पता करना है,
वहाँ पे हमको परीक्षा में ये नहीं मालूम होगा कि इस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभिक्रिया को देख करके पहचानना होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को अगर देख करके पहचानना है तो इसके पहचानने का एक ही तरीका है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का रिएक्शन होता है प्रायः गैसीय अभिक्रिया होती है, और वह गैसीय अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ऐसा चिन्ह लगा हुआ अगर रिएक्शन में दिखाई देता है या इस पर लिखा रहता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें अभिकारक की सांद्रता यदि हम परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होगा। पहचानने का एक तरीका है। अब लगभग ऐसे ही रिएक्शन आते हैं जिसको आप पहचान सकते हो। कुछ गिने चुने रिएक्शन इसमें होते हैं जिसको आप देख करके ही पहचान सकते हो कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ लिखोगे, चूँकि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता, अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि की है। तो इसके पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर k, एक्टिव मास n2 0 और एक्टिव मास H2 0 दर्शा रहा है कि इसके ऊपर घात कोई नहीं है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, अगर वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसके सांद्रता परिवर्तन से वेग परिवर्तित नहीं होगा, तो उसका घात क्या होगा? 0 होगा। तो यह दर्शा रहा है कि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आज हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो है अभिक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।